चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। फिर हमने आपसे कहा कि हमारा मेन मोटिवेशन इस समय क्या है। हमारा मेन मोटिवेशन है टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, क्योंकि हमारा चैप्टर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो सिस्टम कैसा दिखता है? सिस्टम कैसा दिखता है? देखिए, जब आप जैसे दो इक्वेशन ले रहे हैं, हमने आपसे कहा आप दो मत लीजिए, आप तीन इक्वेशन ले लीजिए, चार इक्वेशन ले लीजिए, मतलब कि इस चीज का जनरलाइजेशन कर दीजिए। जैसे अगर आपने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, हमने कहा एक्स माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई माइनस 11z इज इक्वल टू 3। ये क्या है? ये एक सिस्टम है। ठीक, सिस्टम वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बड़े बड़े इक्वेशंस ले लें, ज्यादा वेरिएबल में ले लें और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जैसे ये एक सिस्टम है, ठीक है, या हमने कहा इस तरीके से, हमने कहा x1 माइनस 2x2 3x3 x4 इज इक्वल टू 5, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस 0x4 इज इक्वल टू 1। ये भी एक सिस्टम है। ठीक, तो सिस्टम को हम कैसे समझेंगे? ये हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एक जनरलाइजेशन है, जिसमें रोज कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए, ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये सब उतना अच्छा नहीं लगता देखने में। मैथ्स हम पढ़ रहे हैं तो हम सिस्टमेटिकली वेरिएबल डिफाइन करते हैं, x1 x2 x3 इस तरह। ठीक, अब इसी में अगर आपने कहा कि भाई हम और बड़ा सिस्टम देखना चाहते हैं, तो आपने कहा जैसे x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस 2x4 प्लस 3x5 इज इक्वल टू 10, 3x1 माइनस 7x2 प्लस 5x3 माइनस 0x4 प्लस 1x5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 0x1 प्लस 8x2 माइनस 21x3 प्लस 4x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 7। अब सपोज करिए इस तरीके के सिस्टम हमने आपको दी और हमने आपसे कहा कि आप इसका सॉल्यूशन बताइए। ऐसे सिस्टम्स आपको दिए गए और आपसे कहा गया इसका सॉल्यूशन बताइए, तो खुद सोच के देखिए कि जो रेगुलर तरीका आप यहां लगा रहे थे आसान वाले केस में, ये तो यहां नहीं लग पाएगा ना। आप कहां तक सब्सटीट्यूशन करेंगे, कहां तक डालेंगे? तो ये तो हो गए हमारे सिस्टम्स। तो बेसिक कहानी तो यही हुई कि इनका सॉल्यूशन हम उस तरह से नहीं निकाल पाएंगे जैसे ऊपर निकाल रहे थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये सॉल्विंग लाइक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉम्प्लिकेटेड। तो अब क्या करना चाहिए? जब सॉल्यूशन इनका निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें कुछ जनरल तरीका डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम इस तरीके के बड़े बड़े सिस्टम को सॉल्व कर सकें आसान तरीके से। यही ना कॉन्सेप्ट हुआ आपका, कि कुछ ऐसा दिमाग लगाए जिससे हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना ज्यादा परेशानी के। ठीक, ओके। तो उस मोटिवेशन को आपने जब समझ लिया कि भाई हम ऐसा सॉल्यूशन जो आराम से ला रहे हैं, हम ऐसा सॉल्यूशन इनके लिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इसको सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए। बात समझे? तो अब हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो उस दिशा में चलने के पहले हम लोगों को एक नोट देखना पड़ेगा। उस दिशा में चलने के पहले हम लोग एक नोट देखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन जनरली कैसी दिखती है? साइमल्टेनियस इक्वेशन आपकी जनरली कैसी दिखती है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एक्स।
पहले आपने जीवन में किया होगा तो ऐसे लिखा होगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू एफ, ऐसा आपने लिखा होगा। पर ये तरीका बहुत अच्छा नहीं। क्यों? ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब अच्छा नहीं लगता। देखिए ये बड़ा ही बेसिक है ना, आज की लैंग्वेज में कहें तो भैया बहुत बेसिक है। इसको थोड़ा प्रीमियम बनाओ। तो इसको प्रीमियम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंट्रीज इस तरीके से लिखेंगे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, एक्स को x1 बना देंगे, बी को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री और इसको x2 बना देंगे। सामने जो अननोन आ रहा है राइट साइड में इसको b1 बना दिया। यहां पे जो सेकंड रो आ रही है इस एलिमेंट को हमने a21 x1 लिख दिया और इसको a22 x2 लिख दिया और सामने b2 लिख दिया। अब आप कहेंगे सर ऐसा आप कैसे कर रहे हैं, ये तो मैट्रिक्स में पढ़ते हैं हम, ये तो हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। तो आज देखेंगे कैसे। तो देखिए यहां पे आपने जो ये तरीका लिखा ना, इसका फायदा क्या है, पहले फायदा देखिए फिर दिखाते कैसे आया। इसका फायदा ये कि स्ट्रक्चर आ गया। अगर मेरे पास n अननोन है, अगर मेरे पास n अननोन है तो हम x1 x2 x3 से लेकर के xn तक चले जाएंगे बड़ी दिक्कत के बिना। अगर मेरे पास सामने मान लो 10 रो है तो मेरे अननोन भी क्लियर हो गए कि पहला अननोन दूसरा अननोन तीसरा, कितना जनरलाइज हो गया। और ऐसे ही पहले की एंट्री दूसरे की एंट्री तीसरे की एंट्री। कैसे आया, कैसे आया, जब आप ए एक्स प्लस बी वाई और डी एक्स प्लस ई वाई लिख रहे हैं तो इसी चीज को हम क्या ऐसे नहीं ऑप्टेन कर सकते, ए लिख दिया बी लिख दिया सी लिख दिया डी लिख दिया, या सॉरी ए लिख दिया बी लिख दिया डी लिख दिया ई लिख दिया, इस तरीके से बना दी मैट्रिक्स। ठीक, इस तरीके से बना दी मैट्रिक्स। अब आपने इसको ए बी डी ई लिखा और इन अननोन्स को इस तरीके से कॉलम में लिख दिया एक्स वाई और सामने आप लिख दिया सी, इस तरह से ए बी डी ई एक्स वाई सी, इस प्रकार से लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यही तो आ रहा है ना, अगर आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई यही आएगा, डी एक्स प्लस ई वाई यही आएगा सी। तो ये तो इक्विवेलेंट हो गए, एक ही बात है। जब ये एक ही बात है तो हमारे लिए इससे तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, इससे तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखना ज्यादा आसान है। अब हमने कहा आप एक काम करो, एक काम करो, ए बी डी ई इसको आप बोल दो ए। जो आपके अननोन है एक्स वाई, जो आपके अननोन है एक्स वाई, इन एक्स वाई अननोन को आप लिख दो कैपिटल एक्स। ठीक, ये मैट्रिक्स हो गई ए, ये मैट्रिक्स हो गई एक्स, और जो आपके सामने सी और एफ आ रहे हैं इनको लिख दो कैपिटल बी। ठीक है, इसको आपने ए मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको बी मान लिया। अब इससे क्या फायदा हुआ हमारा, अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन को ले लें तो हम इसको एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिख पाएंगे, यहां ए, यहां एक्स और यहां बी। या और आसान तरीके से लिखना चाहें तो सिंपली ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके के सिस्टम को हमने छिपा करके ऐसा लिख दिया, इस तरीके का लिख दिया। यहां पे हमारी जो ए मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। जो ये मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं आर एच एस या राइट हैंड साइड। तो यहां से हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट समझी कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर लाना जरूरी है। ये जो नंबर आ रहे हैं ना ये अच्छे नहीं लगते देखने में। तो पहला तुमने कहा आप इसको ऐसे लो, और जब आप इसको इस तरीके से लोगे तो यहां से भी आप इसको क्या बोल पाओगे, यहां से आप बोल पाओगे A11 A12
A21 A22, यहां पे आप इसको बोल पाओगे x1 x2, यहां बोल पाओगे b1 b2। अब बताइए खुद से देख करके सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म क्या है, सबसे सिंपल, सबसे ज्यादा एलिगेंट क्या स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर एलिगेंट स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर एलिगेंट स्ट्रक्चर है, बाकी तो नहीं अच्छा लग रहा दिखने में। तो अब हम लोगों ने समझा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहां a क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जो भी कोएफिशिएंट आ रहे हैं अननोन्स के साथ लगे वो आ गए, अननोन आ गए और आरएचएस आ गए। अब सपोज करिए मेरे पास अगर तीन इक्वेशन हो जाए तीन वेरिएबल में, तो हम डायरेक्टली इसको एक्सटेंड कर देंगे जबकि यही लिखा जाएगा। मतलब अगर तीन इक्वेशन तीन अननोन होती तो हम उसके लिए भी लिखते यही, और लास्ट में जो ये आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये सबके लिए कॉमन आ रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ये सबके लिए कॉमन है। कैसे कॉमन है? अगर आप यहां पर लिखें, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर हम लेना चाहते हैं a11 x1 a12 x2 a13 x3 इज इक्वल टू b1। फिर आपने कहा a21 x1 a22 x2 a23 x3 इज इक्वल टू b2, a31 x1 a32 x2 a33 x3 इज इक्वल टू b3। ठीक, तो यहां पर आप इसके लिए जब सिस्टम बनाएंगे मैट्रिक्स वाला, तो आपने लिखा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, क्या आ गया? यहां पे आपने लिख दिया x1, यहां लिख दिया x2, यहां लिख दिया x3, और सामने आपने लिख दिया b1 b2 और b3, ये आया। तो इससे अच्छा ये और इससे भी अच्छा ये, यहां लिख दिया a। मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? तीन रो है तीन कॉलम। आपके अननोन्स कितने हैं? तीन है, तीन रो एक कॉलम। और आपका आरएचएस वेक्टर कैसा है? राइट हैंड साइड का कैसा है वेक्टर, मतलब कैसा कॉलम है? तीन रो और एक कॉलम, ये हुआ। तो आप जरा ध्यान दीजिए, तो अंदर चाहे जितने अननोन हो जाए, चाहे जितनी रोज हो जाए, जो भी हो जाए, लास्ट में जो फॉर्म सबको यूनिफाई करता है वो एक्स इज इक्वल टू बी ही है। नहीं, यही ब्यूटीफुल बात है। चाहे आप दो ऑर्डर का ले लीजिए, मतलब चाहे दो लोगों को ले लीजिए तब भी यही आएगा, चाहे तीन को ले लीजिए तब भी, चाहे आप चार को ले लीजिए 50 को ले लीजिए यही आएगा। तो अगर हम इसका जनरलाइजेशन करना चाहें, अगर हम इसका जनरलाइजेशन करना चाहें तो हमने कहा कंसिडर, अगर हम इसका जनरलाइजेशन करना चाहें तो हमने कहा आप कंसिडर करें a11 x1 a12 x2 a13 x3 a1n xn। ठीक, मतलब n अननोन्स। हमने कहा कंसिडर करिए, यहां से हटा देते हैं, हमने कहा कंसिडर करो a system of m equations in n unknowns। n unknowns यानी x1 x2 से लेकर के xn, m equations और n unknowns। तो आपको इस तरीके की कंडीशन आई। तो ये पहली रो हो गई, देखिए x1 x2 से xn और सामने लिख दिया b1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, करते जाएंगे करते जाएंगे, लास्ट में आएगा a2n xn इज इक्वल टू b2, a31 x1 32 x2 3n xn इज इक्वल टू b3, 41 x1 41 x1, समझ गए ना मेरी बात, 42 x2। अब हमको ये लिमिट ही नहीं है कि हम कितना लेना चाह रहे हैं,
पर हमने कहा चलो मतलब लिमिट नहीं का मतलब है कि कितना भी ले सकते हैं, लेना तो पड़ेगा आपको m और n, इनफाइनाइट नहीं होगा, लेकिन आपका m कुछ भी हो सकता है, n कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। अब मेरे पास टोटल m इक्वेशन है, n अननोन है, तो अगर हम यही खेल खेलते चले जाए तो लास्ट में मेरे पास mth रो आएगी तो m1 x1, mth रो है तो m2 x2, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, mth रो है, nth कॉलम है तो a mn आ जाएगा, यहाँ xn आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा सोचिए, ये रोज के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ बी एम आएगा। बच्चों को लगता है कई बार बी एन आएगा, नहीं बी एम आएगा। अब ये देखिए कितना सिंपल सा जनरलाइजेशन ही तो लिखा है, सिंपल सा जनरलाइजेशन ही तो लिखा है, और तो कुछ नहीं लिखा। अब इसको हमने कहा कि आप ऐसे लिख दो, A11 A12 A1n, A21 A22 A2n, A31 A32 A3n, AM1 AM2 AMn। क्या है, यहां पे आपने लिख दिया x1 x2 xn, और सामने आप जब गए लिखने तो आपने लिखा B1 B2 Bn। ये मेरा सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हो गया जो फर्स्ट से बेटर है, और इसको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने लिखा ए। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, देखिए m रोज हैं, n अननोन्स हैं, तो m क्रॉस n हो गया। वेरिएबल कितने हो गए, n, n क्रॉस 1, और सामने आपके पास जो राइट हैंड साइड वेक्टर है या राइट हैंड साइड कॉलम है कितने नोन है, m क्रॉस, या सिंपली ax इज इक्वल टू b। तो ये हम लोगों ने अभी सीखा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लीजिए, चाहे दो इक्वेशन दो अननोन ले लीजिए, चाहे कितना भी ले लीजिए, सब लोगों को यही यूनिफॉर्म फॉर्म मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ नहीं है, इसका ही पर्टिकुलर केस है, क्या ये बात हमको समझ में आई? साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ भी नहीं है, इसी का ही पर्टिकुलर केस है। तो हमने अभी ये पढ़ा कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम m इक्वेशन और n अननोन में देखेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, मैट्रिक्स में ऐसा होगा, और सबसे कंपोजिट सबसे एब्रीवेटेड फॉर्म में, सबसे सिंपल फॉर्म में देखें तो x इज इक्वल टू b हो जाए। तो यूनिफाई हो गया आइडिया साइमल्टेनियस का जनरल सिस्टम से। अब जैसे हमने जनरल सिस्टम के तीन सॉल्यूशन, जैसे हमने साइमल्टेनियस के तीन सॉल्यूशन बताए, इसके भी वही तीन आएंगे, तो वो आएंगे कैसे, अब यही हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अब उस पर आगे बढ़ते हैं।